बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रा रिसेंट तारीख उठाकर देखें अभी चंद सालों की, तो लगता ये था मुझे से लोगों को कि तहरीक इंसाफ इस हद तक कामयाब हो गई है, इस हद तक मजबूत हो गई है कि ये अब वो नाकाबिल तस्खीर हो चुके हैं। इनका इस हद तक ये आगे बढ़ गए हैं कि जनाब इनको कंट्रोल करना या इनको हराना अब इम्पॉसिबल हो गया है। ये जमहूरी ताकत होते हुए इस हद तक का वो मजबूत हो गए। कैसे? 9 मई के बाद घरों के ऊपर रेड, कारोबार तबाह, लोगों की जिंदगियां तबाह, सजाएं, मार कुटाई, क्या 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 इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन ये फिर भी टूटे नहीं लोग। कितने लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए वो आज कहां पर हैं? ये आप सारा डेटा उठाकर देखिए, आपको बड़े अजीब से रिजल्ट्स मिले कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार एक मम्मी रेड्डी के बर्गर पार्टी इस हद तक मजबूत हो गई है। इस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स आए, कुछ ऐसे अनासर आ गए कि जिन्होंने पार्टी को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। हमने शोर मचाया, उसकी एक अलग से कहानी है कि हम जहाँ जहाँ शोर मचाते हैं जनाबे वाला, वहाँ वहाँ पर जो सारिफ है, जो व्यूअर है, या जो किसी जमात का सपोर्टर है, उनको लगे कि यार ये उनके मिजाज की बात नहीं है, मैं गालियाँ पढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं 2-3 मिसालें इस ब्लॉग में देता हूँ आज, और आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली मिसाल है शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब आए। शेर अफजल मरवत साहब ने आते व्यूअरशिप इकट्ठी की, अपनी वो जलसे जुलूस करते हुए उन्होंने अपनी पजीराई हासिल की पार्टी के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, केपी ने, पंजाब ने, सिंध ने उठाया, सर पे बिठाया। शेर अफजल मरवत साहब को लगना स्टार्ट ही हो गया, मेरे नज़दीक, दिस इज माई एनालिसिस, शेर अफजल मरवत साहब को लगना ये स्टार्ट हो गया हुआ है कि पार्टी अहम नहीं है, जमात अहम नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब का कद जमात से भी बहुत बड़ा हो गया। शायद वो अपने आप को मुराद सईद की, शायद वो अपने आप को हमाद अजहर की, शायद वो अपने आप को एट सम पॉइंट इमरान खान साहब की भी रिप्लेसमेंट समझते हो। दिस इज माई एनालिसिस, गलत हो सकता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के काफ़ी इकदाम के ऊपर तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं। मतलब एक रिसेंट इकदाम के जो लिस्ट बनाई गई है इमरान खान साहब से मुलाकातों वाली में, उसमें जो जिस बंदे ने अप्रूव करना है लिस्ट को, या जिसने नाम देने हैं आगे सुप्रिटेंडेंट जेल को, उसमें शेर अफजल मरवत का और उमैर नियाजी का नाम है। एंड में बैरिस्टर गौहर का नाम अपने हाथ से लिख दिया हुआ। अब वो खान साहब ने लिखा है या इन्होंने लिखा है, वो अलग से कहानी है। इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने तनकीद की कि यही लोग क्यों मिले भाई, और कौन, कोई ये तो वकला ही सिर्फ मिलते रहेंगे, और तो कोई सियासी बंदा मिल नहीं सकेगा। जब तनकीद आती रही, तनकीद आती रही, बहुत सारे स्टेप्स इस तरह के आए कि जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी के बयानिए से हट के बात की। तो फाइनली जब तनकीद का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, तो एक एक्सट्रीम स्टेप लिया उन्होंने, जनाबे वाला एक्सट्रीम स्टेप। शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी के अंदर अपने लोगों की पार्टी या अपने कबीले की एक पार्टी खड़े करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा जी तुम जरा महीना लंघ लैन दो, मैं तुम पूछ लांगा, मैं तुम सेट कर लेना। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम क्यों बनाई? शेर अफजल मरवत, मैंने मुखालिफिन की तरफ से शुरू की गई बदतरीन किस्म की मुहिम को बर्दाश्त किया। पीटीआई के मीडिया रजाकारों और चंद मीडिया पर्सनस के अलावा किसी ने मेरा दिफा नहीं किया। मुझे गालम गलोच ब्रिगेड का भी सामना है और अब भी जारी है। तमाम बुरी बातें भी कही गई और उन्होंने सोचा कि मैं इसे हजम कर लूँगा। मैंने हिसाब रखा हुआ है, हर एक को मुनाफे के साथ उसका हक भी मिलेगा। मेरे पास पहले से ही 2 व्हाट्सएप ग्रुप थे और हम ज़्यादातर फेसबुक पर फोकस कर रहे थे। मैंने तकरीबन 3,500 मरवतों को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक पर शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ग्रुपों में शामिल होने की 12,000 दरखास्तों में से हमने पहले ही 8,000 कारकुनों को हतमी शक्ल दे दी है। हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और हम बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन ग्रुप्स का मकसद हमारा और ख़ान के पैगाम को आगे बढ़ाना है। हम ना सिर्फ बदनीति पर मबनी हतक इज़्ज़त की मुहिम से अपना दिफा करेंगे, बल्कि यूट्यूब चैनल समेत सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम मुखालिफिन को बेनकाब करेंगे। प्रॉपर थ्रेट किया गया। इसमें आगे चले तो एक साहब को तो मरवत साहब ने बाकायदा थ्रेटन किया है कि जनाब, उन्होंने जब लिखा इस सारे मामले के ऊपर, तो मरवत साहब ने उनको बाकायदा थ्रेटन किया कि जनाबे वाला इंज नहीं हूँ तो मैं जान देंगा। सोशल मीडिया के मामले के ऊपर आकर मरवत साहब को सोशल मीडिया नहीं उठाया था तहरीक इंसाफ ने। मरवत साहब ने जनाबे वाला इसके ऊपर आकर अपने ही लोगों के खिलाफ एक ग्रुप का आगाज़ कर दिया। ये तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, यही अब उनका बड़ा गर्क कर रहा है सियासी जमात का। और यही तहरीक इंसाफ जो है, इसी ने मरवत साहब को मरवत साहब बनाया, इसी सोशल मीडिया ने उनको हीरो बनाया, और अब मरवत साहब उनको थ्रेटन कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत पुरानी मैडी विद खान, एक बहुत पुरानी एक्टिविस्ट है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने लिखा, अलीमा साहिबा, वी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स आरंट स्मार्टर देन द पीटीआई लीडरशिप, बट वी आर अ क्लोज नेट कम्युनिटी ऑफ मिलियंस। हम लाखों की कम्युनिटी, हम कहते हैं कि आपकी लीडरशिप जैसे हम ज़हीनो फतीन नहीं है, लेकिन हम लाखों की कम्युनिटी हैं। वी वॉच एवरी वन एंड देयर एक्शंस लाइक हॉक्स। हम उकाब की तरह इन सब के एक्शन, इनकी हरकतें देख रहे होते हैं। दैट इज वाई वी पिक अप ऑन द थिंग्स दैट यू मे मिस।
प्लीज़ टेल खान साहब टू गेट रिड ऑफ मरवत। खान साहब को बताइए कि मरवत से जान छुड़वा लें, उन्होंने लिखा। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। एक ने नीचे लिखा, वो खलाई मखलूक का भी हैंडल है, उन्होंने लिखा, जनाब के मरवत साहब आपकी इज़्ज़त खान की इज़्ज़त से ज़्यादा बड़ी हो गई है, जो आप लोगों को मज़ीद नफ़रत के समंदर में भेज रहे हैं, बजाय अपने काम पर तवज्जो देने के अपनी रामलीला सेट करने में लगे हैं। लीडर है तो तनकीद बर्दाश्त करो, बदमाशी ना करो, लोगों को हिट ना करो। उसके ऊपर मरवत साहब टक करके आए, उन्होंने कहा, जनाब अंटिल 5 अप्रैल यू मे कंटिन्यू टू बी इनडिसेंट एंड इंसॉलेंट। 5 अप्रैल तो बाद में तनु वेख लांगा। बाकायदा धमकियां दी शेर अफजल मरवत साहब ने अपने वर्कर्स को कि जो यहाँ पर चला रहे थे मामलात। इसके ऊपर एक और कहानी इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए। वो कहानी जनाबे वाला स्टार्ट की है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, वो भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की टेबल स्टोरी उठा के लाए, टेबल स्टोरी उठा के लाते हैं जी। कहते हैं कि ऑपोजिशन और हो सकता है वो होता है ना, टेस्टर लगाते हैं लोग हवा में छोड़ के। ये टेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस टेस्टर का बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। टेस्टर ये है कि जी पार्लियामान की एक टेबल स्टोरी उठा के लाए जी। पार्लियामान की मुद्दत 10 साल करने के ऊपर, पार्लियामान जो भी मौजूदा पार्लियामान है यदि मुद्दत 5 साल है, पहले 10 साल करने के ऊपर गौर गौस जारी, और उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के लोग भी ऑन बोर्ड हैं और ये है वो है ब्ला ब्ला छोड़ा, जिन्होंने की जो मुलाकात करने गए हैं लोग वो मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़ कर गए थे और ये है वो है। इस तरह की टेबल स्टोरी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने फ्लोट की। इसी को नथी कर लीजिए एक स्टोरी जिसके ऊपर इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट स्पेशली सिद्दीक जान कई सालों से शोर मचा रहे हैं कि जनाब काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, उम्र बढ़ा दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर एक्सटेंशन। मतलब काजी साहब टाइम के ऊपर जिस तरह बाकी जजेस रिटायर होते हैं वैसे रिटायर नहीं होंगे, काजी साहब इस सेटअप का हिस्सा रहेंगे और लंबा चलेंगे। दोनों चीज़ों को ज्वाइंट कर लीजिए आप। प्रॉब्लम कहाँ पे है, डर किस चीज़ का है? एक चीज़ का, आप किसी भी हद तक चले गए, आप पूरे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी हो गई इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन के अंदर भी ये लोग इकट्ठे थे। कैसे इकट्ठे थे कि जनाबे वाला इलेक्शन खत्म होते ही गवर्नमेंट किसे कैसे बनी, सारी सियासी जमातों की, उन सियासी जमातों की कि जो इलेक्शन से पहले पीडीएम पार्ट ए या पीडीएम 1 का हिस्सा थी, वो इलेक्शन में गए, 4 दिन एक दूसरे को गलम गलोच किया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, सब मिल गए, इकट्ठे होकर हुकूमत बना ली, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर रह गए और बाकी जो पहले के एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सारे इकट्ठे हो गए, हुकूमत बना ली। डर किसका था? इमरान खान का। अब दोबारा डर किसका है कि मकबूलियत तो हम अभी भी कम नहीं कर सके क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, ये किसी भी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। डर किस चीज़ का था? इमरान खान का। अब पार्लियामान को उठा के 10 साल पे ले जाओ। अगर ये होता है तो ये टेबल स्टोरी है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हवा में छोड़ा, टेस्टर लगाया। इस तरह के सहाफ़ी जो होते हैं ना, स्पेशल लोगों के एजेंडाज पे काम करें। हम सॉरी टू से दैट क़य्यूम सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर है, बड़ी इज्जत करता था मैं उनकी, लेकिन वो बिल्कुल अब एजेंडा ड्रिवन ट्वीट्स और एजेंडा ड्रिवन ब्लॉग और वो सारा करने लग गए हैं। आगे चलिए, तो काजी साहब को एक्सटेंशन दे देनी है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्लामाबाद में नेक्स्ट इन द लाइन है, सीनियर जज हैं, अगले चीफ जस्टिस वो होंगे। जिस तरह मेरे जैसे कुछ लोगों को काजी फाइज़ साहब से बहुत हाई होप्स थी कि काजी साहब आएंगे तो बड़े अपराइट जज हैं, इतनी लंबी जज से आए हैं, लड़ के आए हैं, अपराइट आदमी है, ये कर देगा, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, और फिर हम मायूस जिस तरह हुए काजी साहब से। वैसे ही बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों को हम साथी सर्कल में डिस्कस करते रहते हैं, तो काजी फाइज़ साहब के बाद बहुत सारे दोस्त हमारे मंसूर अली शाह साहब से बड़े इंप्रेस हैं। मैं भी मंसूर अली शाह साहब से बहुत इंप्रेस था, एज लॉन्ग एज ही वाज इन इस्लाम लाहौर, जब यहाँ लाहौर के चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, मैं भी बड़ा इंप्रेस था कि जी कमाल के जज हैं, कमाल के जज हैं। लेकिन कुछ बाखबर लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो जुडिशरी के रिपोर्ट करते रहे हैं, या कुछ बाखबर लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाबे वाला इन डेज टू कम, जब किसी टाइम के ऊपर भी, अब अगर ये एक्सटेंशन वाला, मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये रूमर है, मैं आज भी इसके ऊपर बात, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि काजी फाइज़ साहब या कोई भी जज एक्सटेंशन वाले मामले पे पड़ेगा, ये उम्र बढ़ा देंगे, मुद्दत बढ़ा देंगे। लेकिन अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद काजी फाइज़ साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब भी जब आएंगे तो वो भी कॉन्टीन्यूटी होगी इसी निज़ाम की। इमेजिन कीजिए कि काजी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं और शहबाज शरीफ से वो कोट कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने में काजी साहब आप हमारी मदद करें। चीफ जस्टिस कैसे निकाल सकता है, कैसे मदद कर सकता है किसी हुकूमत की? भाई आपका काम इंसाफ करना है, आपका काम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना किसी भी तरह से। पॉलिटिकल प्रोसेस में जहां पे गलत हो रहा है, जहां पे जुल्म हो रहा है, जहां पे ज्यादती हो रही है, आपने उसको पॉइंट आउट करके रोकना है। दैट इज योर जॉब, दैट इज व्हाट यू गेट पेड फॉर। आपने जो जुल्म ज्यादती 9 मई के बाद जिन लोगों जिनकी बेले और जो अभी मिलिट्री कोर्ट से कई लोग रिहा किए जा रहे हैं, मतलब उनका 1 साल कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ उनके ऊपर,
तो साल ज़ाया कर दिया गया ना उनका ज़िंदगी का। मैं बार बार कहता हूँ कि जिन्होंने गलत किया उनको सजाएं दो यार, जिन्होंने गलत नहीं किया फिल फॉर इंक्वायरियाँ करके उनको घरों को भेजो। और फिर जिस अजियत से वो लोग निकले, गाइस सब आपका काम था। कहाँ लगे हैं वो केसेस? हजारों लोग हैं जिनके केसेस आपको, कहाँ है वो टॉमी वाले केसेस? कहाँ है बल्ले वाला निशान? कहाँ है वो केस? कैसे कैसे फैसले किए आपने? सो कहानी इतनी सादा नहीं है। और रही बात कि अगर आप वाकई आप सब लोगों को लगता है कि ये कौम इतनी डेड है, ये पाकिस्तानी नेशन इतनी डेड है, कैसे ना देते हर जुल्मों सितम कर लिया, चुप करके बैठे रहे, जज्जां दी कहानियां सामने आ गई, उन्होंने बेचारे ने रौला पाता कि यार हमें प्रेशराइज किया जाता है, ये कौम चुप करके रही है। तो फिर मेरी अज की गल लिख लो, हर चीज़ की इंतहा होंगी है, हर चीज़ की अखीर होंगी है। हुण मैं हल्फन पे आना वा कि हुण जो लोगों च निकली जे गल करिए तो लगता है कि भाईजान अखीर ते पड़ गए। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਵਧਾਓ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਕੀ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बस हो गई यार इस जमहूरियत की बस हो गई। एक ही तो मैं जमहूरियत का मामला ही खत्म करें। जमहूरियत का तो होता है कि विद इन ड्यू सेट टाइम पीरियड के अंदर दोबारा लोगों को वोट करने का मौका दिया जाए। आपने माजी में भी नहीं दिया, आप साल डेढ़ साल वो सेटअप भी खींच के ऊपर ले गए थे, अब आप 5 साल बेशक खींच के लीजिए। क्योंकि सिद्दीकी साहब की स्टोरी की बात कर रहा हूँ। अगर ये होता है तो, मैं कोई खबर नहीं दे रहा इसमें कि होने वाला है, नो, अगर ये होता है तो तुम जानो तो फिर निज़ाम जानेगा कि जनाब कैसे किसी ने किसी को टैकल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।